आइए जी, तो आज हम लोग अपना रिवाइज करते हैं SS 705। नाम क्या है? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। याद रखिए नाम के पीछे रीज़न क्या है भाई, याद रखने का तरीका क्या है। जैसे हमने 701 पढ़ा था तो उसमें क्या था, कम्युनिकेशन ऑफ कैम। यहाँ पे क्या है, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। बाकी चीज़ें सेम रहती हैं इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल, एप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन देना है जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, एप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन देना है कब? जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जब हम लोग ये कंक्लूड करें दैट वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब एप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन किन बातों पे डिपेंड करता है? एप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 नेचर ऑफ मैटर एंड नंबर 2 ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस। नेचर ऑफ मैटर मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी या लैक ऑफ एविडेंस था, और ऑडिटर जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस यानी कि ये जो हमारे पास घटना हुई है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की या एविडेंस ना मिलने की, इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या इसका पॉसिबल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसा है, परवेजिव है या नहीं है। परवेजिवनेस की डेफिनेशन को भी यहीं पे निपटा देते हैं, जल्दी से आइए। परवेजिवनेस बेसिकली इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट बताता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परवेजिवनेस ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, और एक चीज़ का इफेक्ट परवेजिव है या नहीं है, ऑडिटर को ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करना चाहिए कि इम्पैक्ट परवेजिव है या नहीं है। जनरली स्पीकिंग इफेक्ट परवेजिव होता है इफ इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट। इवन इफ इट इज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट तब भी परवेजिव हो सकता है अगर वो रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। डिस्क्लोजर के केस में हमारा इंपैक्ट परवेजिव हम मानते हैं अगर वो डिस्क्लोजर क्या है, फंडामेंटल है फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। अच्छा जी, एक बात और याद रखिएगा, इस एसे के साथ एक बात और भी आपने पढ़नी है जो हम लोग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले स्टैंडर्ड के साथ पढ़ चुके हैं, तो उसे वहीं रेफर कीजिएगा कि अगर आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स ओपिनियन दिया है या डिस्क्लेमर दिया है तो आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या ओपिनियन दे सकते हैं, वो बात हमने उस स्टैंडर्ड में कवर कर ली है, तो प्लीज एक बार उसको वहीं से कवर कर लीजिएगा। नाउ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा, क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि कितने तरह के ओपिनियन हो सकते हैं, तो यहां से देखिए, बल्कि मैं इसका एक छोटा सा चार्ट भी बना देता हूं जल्दी से। तो हमारे पास मॉडिफाइड ओपिनियन दो प्रकार के हैं। नंबर 1 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड हो गया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब चेक करो परवेजिवनेस है या परवेजिवनेस नहीं है। परवेजिवनेस है तो एडवर्स, परवेजिवनेस नहीं है तो क्वालिफाइड। अच्छा जी, इधर देखिए, अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन्ड नहीं हो पा रहा टू कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, तो परवेजिवनेस अगर है तो डिस्क्लेमर, परवेजिवनेस नहीं है तो क्वालिफाइड। अच्छा जी, नाउ डिस्क्लेमर का एक स्पेशल पॉइंट भी आता है, और वो स्पेशल पॉइंट क्या बोलता है? वो स्पेशल पॉइंट बोलता है कि देखो, रेयर सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर कंक्लूड कर सकता है कि एविडेंस मिलने के बावजूद भी, नॉटविथस्टैंडिंग हैविंग ऑब्टेन्ड द एसएई, एविडेंस मिलने के बावजूद भी, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज के लिए एविडेंस मिलने के बावजूद भी मैं ओपिनियन नहीं बना सकता। वाई? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, potential interaction of uncertainties and possible cumulative effect on the financial statement। मैं फिर से बोलता हूं, एविडेंस मिलने के बाद भी, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज के लिए एविडेंस मिलने के बाद भी, आई एम नॉट एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। वाई? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ द अनसर्टेनिटीज एंड देयर पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे केस में वो क्या इशू करता है? डिस्क्लेमर इशू कर देता है। एग्जाम्पल क्लास में दे दिया गया था। नाउ ये एक छोटा सा चार्ट है, देखिए, हमें पता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए तो हम लोग क्वालिफाइड एडवर्स देते हैं। लेकिन अब आपसे ये पूछा जाएगा कौन से रीजन की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो याद रखिए एपी। व्हाट इज एपी? अकाउंटिंग पॉलिसी इनएप्रोप्रिएट चूज कर ली, अकाउंटिंग पॉलिसी इनएप्रोप्रिएटली अप्लाई कर दी, या डिस्क्लोजर्स इनएडिक्वेट है। तो कौन से कारण से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं जब हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, ये वो कारण है। कौन से कारण से ये हो सकता है कि वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल, आग लग गई, एंड सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, अनड्यू टाइम का प्रेशर है। तो ये आपको रीजन बताए जा रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकती है, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो सकता है क्यों ना मिले आपको। अच्छा, ये देखिए, एक छोटा केस बेस्ड क्वेश्चन है। ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, मैनेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद लिमिटेशन लगा रही है। कनेक्शन विद 210
210 में था कि अगर आप एंगेजमेंट लेने जा रहे हैं और आपके एंगेजमेंट लेने से पहले आपके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो आप लोग क्या करेंगे। तो वहाँ पे में था कि अगर ऐसा लिमिटेड एंगेजमेंट हमें ऑफर किया जा रहा है जिसमें हमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे है कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया और एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगाई। अच्छा, एक बात और, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 210 में एक और टॉपिक होता था कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपसे लेवल ऑफ एश्योरेंस गिराने के लिए बोला जा रहा है, वो अलग है। वहां पे लेवल ऑफ एश्योरेंस चेंज करने के लिए बोला जा रहा था, रीजनेबल से आपको मॉडरेट एश्योरेंस पे ला रहे थे। यहां पे तो आपके स्कोप के ऊपर जो है वो लिमिटेशन लगाई जा रही है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट से हम क्या बोलेंगे, हटाओ इस लिमिटेशन को। मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, टीसीडब्ल्यूजी भी कुछ नहीं करते, हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। नहीं कर पाए तो हम लोग देखेंगे इसका पॉसिबल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसा है। परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड, परवेजिव है तो वी विल ऑल्सो ट्राई विड्रॉल, एंड अगर हम लोग विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, विल कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी एंड विल इशू डिस्क्लेमर ओपिनियन। ओके, आ जाओ। देन ऑडिटर रिजाइन कब कर सकता है फ्रीली, सेबी की गाइडलाइंस आपको पढ़नी है, जरा ध्यान से देखिए। ऑडिटर कैन नॉट रिजाइन फ्रीली, सेबी की गाइडलाइंस क्या बोलती है। विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर कर रहे हो, ये हमारा क्वार्टर एंड हुआ, इसके 45 डेज के अंदर आप कर रहे हो, तो आपको इस क्वार्टर की एटलीस्ट लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जो है वो देके जानी है। अच्छा जी, अगर हमारा ये क्वार्टर एंड हुआ और आप 45 डेज के बाद रिजाइन कर रहे हो, यहाँ पे 45 डेज कंप्लीट हो गया, आप इसके बाद रिजाइन कर रहे हो, तो आपको इस क्वार्टर की भी और जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसकी भी आपको जो है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको इशू, ऑडिटर मस्ट इशू द रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर एंड द रिपोर्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। अगर 3 क्वार्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ऑडिटर हैज ऑलरेडी इशूड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स ऑफ Q1, Q2 एंड Q3, तो ऑडिटर मस्ट इशू द फुल ईयर ऑडिट रिपोर्ट बिफोर रिजाइनिंग। हाँ जी, द ऑडिटर मस्ट इशू फुल ईयर ऑडिट रिपोर्ट बिफोर रिजाइनिंग। ओके, देन आई से क्या बोलता है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी का केस है और आप रेजिग्नेशन कर रहे हैं, यू कैन नॉट गिव द रीजन। कौन सा रीजन, प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन शैल नॉट, द ऑडिटर शैल नॉट मेंशन प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज द रीजन फॉर द रेजिग्नेशन। ओके, नाउ फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट व्हेन द ओपिनियन इज मॉडिफाइड। पहला चेंज, आपका ओपिनियन सेक्शन का टाइटल चेंज हो जाएगा, बेसिस फॉर डैश ओपिनियन क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। दूसरा चेंज आपका, ओपिनियन सेक्शन का तो चेंज हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन। दूसरा चेंज आपका बेसिस फॉर ओपिनियन का सेक्शन का हेडिंग चेंज हो जाएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। अच्छा जी, लैंग्वेज टू बी यूज, क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है मटेरियल स्टेटमेंट का, तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। बाकी लैंग्वेज हमारी 700 वाली सेम रहेगी। फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हो या कंप्लाइंस कर रहे हो, फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो लिखोगे द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मेटेरियल रिस्पेक्ट और गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद FRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंप्लाइंस कर रहे हो तो अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अगर क्वालिफाइड दे रहे हो बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर दी possible effects of the matters described in the basis for qualified opinion section। ओपिनियन की लैंग्वेज हमने आपको पढ़ा दी है। एडवर्स ओपिनियन के केस में आप क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। अगर फेयर प्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंप्लाइंस है तो आप बोलेंगे अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड in all material respect as per applicable financial reporting framework. This is important for exam। ध्यान से, डिस्क्लेमर के केस में आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप लोग स्टेट करेंगे that no opinion has been expressed। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, आइए एक बार वो एग्जाम्पल भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं अपने रिवीजन वीडियो में। आपने एग्जाम्पल में देखा था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, हम सबसे पहले लिखेंगे हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और फिर आप बताएंगे because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer opinion section, auditor has not been able to, हाँ जी, auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on the financial statement। sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला है, basis provide नहीं कर पा रहे हैं। एंड साथ साथ में हम लोग अपनी एक और ओपिनियन सेक्शन की स्टेटमेंट को अमेंड करेंगे। हम जनरली ओपिनियन सेक्शन में क्या बोलते थे, वी हैव ऑडिटेड। अगर आप SS 700 देखना चाहते हैं तो ओपिनियन सेक्शन में आप लोग क्लियरली मेंशन करते थे, आइए आपको दिखा देता हूँ। ओपिनियन सेक्शन में स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, ये 700 की रिक्वायरमेंट थी। अब आप डिस्क्लेमर देते समय ये नहीं करेंगे, रादर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दैट ऑडिटर वाज एंगेज टू ऑडिट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है कि आपकी कुछ लैंग्वेज जो है वो चेंज होगी। नंबर 1, हम लोग जो है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ओपिनियन
राइट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। और साथ साथ में एक लाइन इसमें मिसिंग है जो आपको लिखनी है, दैट वी वर एंगेज्ड, इतना आप लिख के आ जाएंगे, वी वर एंगेज्ड टू कंडक्ट द ऑडिट। चलिए जी, इसके बाद और क्या क्या कंसिडरेशन है? डिस्क्लेमर के साथ क्या कैम दे सकते हो? डिस्क्लेमर के साथ क्या कैम दे सकते हो? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज it may suggest that financial statements are more credible than they actually are and it would be inconsistent. CAM would be inconsistent with the disclaimer. कुछ एलिमेंट्स आपको जो है वो क्या करने पड़ेंगे? रिमूव करने पड़ेंगे। क्या क्या रिमूव करने पड़ेंगे? नंबर 1, आप अगर SS 700 के अंदर जाते हैं तो अपने ओपिनियन सेक्शन में, अपने ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में आप लोग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को रेफर करते थे। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आप उस रेफरेंस को वहां से हटाएंगे। ओके। नंबर 2, आप लोग बताते थे कि भाई एक स्टेटमेंट देते थे कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। आप इस बात को भी जो है वहां से रिमूव करेंगे। राइट, ध्यान से बच्चों, ध्यान से। आपके 700 में बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में आपके पास स्टेटमेंट्स आ रही थी, एक तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाली आ रही थी, और साथ साथ में आपको रेफरेंस देने को बोला जा रहा था कि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे डिस्क्राइब है उस सेक्शन का रेफरेंस दीजिए। डिस्क्लेमर में ये भी रिमूव हो जाएगा और ये भी रिमूव हो जाएगा। आगे भी बता दूं, अगर एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन है तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाली लैंग्वेज में टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिटर्स, यहां पे क्वालिफाइड और एडवर्स जुड़ जाएगा। याद है ना ये बात आपको? डिस्क्लेमर में तो हट ही जाएगा, लेकिन एडवर्स और डिस्क्लेमर में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन किया है टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, ये लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। SS 700 में हमने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी। कितनी बड़ी थी हमारी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले क्या आता था? शैल। क्विकली वो भी बताता हूं। ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल एश्योरेंस, मल्टीपल स्टेटमेंट क्यों होती है, मल्टीपल स्टेटमेंट मटीरियल कब होती है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद शैल फर्दर वाली बात हमने करी थी, याद है आप लोगों को? हाँ जी, शैल फर्दर वाली बात हमने करी थी, और शैल फर्दर के साथ साथ हमने शैल ऑल्सो वाली बात भी करी थी। कम ऑन, ओके। शैल फर्दर में हम लोग प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म समझाते थे, ऑडिट को डिस्क्राइब करते थे, और साथ साथ में ऑल्सो शैल में हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते थे और स्टेटमेंट की बात करते थे और कैम की बात करते थे। आपको क्या बोला जा रहा है? डिस्क्लेमर के केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडिट कंडक्ट करना इन अकॉर्डेंस विद एसेज। फिर हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन, हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड फिर आप एक स्टेटमेंट देंगे अपनी इंडिपेंडेंस वाली और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, वो हमने स्टेटमेंट वहां पे पढ़ी रखी है, ये सिर्फ हमारी लिस्टेड एंटिटी के केस में जो है वो जाती है। चलिए, नाउ कम्युनिकेशन विद TCWG। अगर ऑडिटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मॉडिफिकेशन होगा ओपिनियन में, तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए किसके साथ? TCWG के साथ। क्या क्या बातें? सर्कमस्टांसेस एंड द एक्सपेक्टेड वर्डिंग्स। अच्छा जी, देन ये वाला जो पार्ट है स्टैंडर्ड का, इसमें सबसे पहले मैं इस पॉइंट को आपको रिवाइज कराऊंगा। अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दे दिया, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दिया, लेकिन और भी अदर मैटर्स थे जिनकी वजह से, ये अदर मैटर 706 वाला नहीं है, ये अदर मैटर एक्चुअली में अदर मैटर्स हैं, राइट? और अदर मैटर्स थे जिनकी वजह से आपको क्या करना पड़ सकता था? मॉडिफिकेशन। तो क्या आप उन अदर मैटर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और उनका इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे? आंसर इज यस। दिस इज इंपॉर्टेंट, फंसा सकता है ICAI आपको यहाँ पे। दिस इज द रोड लेस ट्रेवल्ड। अच्छा, अब ऊपर से आ जाइए क्विकली। मटीरियल मिसस्टेटमेंट है अमाउंट को लेके, तो आपको क्या क्या बताना है? आपको डिस्क्रिप्शन देना है मटीरियल मिसस्टेटमेंट का, क्वांटिफिकेशन बताना है उसके फाइनेंशियल इफेक्ट का। क्वांटिफिकेशन इम्प्रैक्टिकेबल है तो आप ये लिख के आएंगे कि क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकता। मटीरियल मिसस्टेटमेंट नेरेटिव डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, याद है? GST फुली पेड, तो ऑडिटर को क्या करना है? एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करनी है कि भाई कैसे डिस्क्लोजर जो है मिसस्टेटेड है। अच्छा, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है नॉन डिस्क्लोजर से रिलेटेड, सबसे पहले TCWG से कम्युनिकेट करेंगे और हम बताएंगे भाई क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने जो है वो ओमिट करी है, नेचर ऑफ ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ में हम लोग ओमिटेड डिस्क्लोजर, अगर हमें लगता है प्रैक्टिकेबल है तो ओमिटेड डिस्क्लोजर जो है हम लोग अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेंगे। ओके, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा नॉन डिस्क्लोजर से रिलेटेड। अगर आप ऑब्टेन नहीं कर पाए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपको रीजन बताने हैं व्हाई यू वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। आपका जो बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन होता था उसके अंदर लास्ट में हम जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाली स्टेटमेंट देते थे, उसके अंदर अब आप लोग लिखेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन तो किया है, लेकिन वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है टू एक्सप्रेस एन क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। डन। लीजिए, ये पूरा स्टैंडर्ड हमारी तरफ से आपके लिए कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको ओपिनियन ड्राफ्ट करने के लिए बोला जा सकता है और आपने डरना नहीं है। अगर आप 2-3 बार इस रिवीजन वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। डन।
चलिए जी, ओके जी, ऑल द बेस्ट। एडवर्स ओपिनियन की लैंग्वेज हमने कर ली थी, एडवर्स ओपिनियन की लैंग्वेज हमने रिवाइज कर दी थी, नहीं ये रह गई थी। देखा, मुझे याद आ गया कि ये रिवाइज नहीं हो पाया। इधर देखना जरा, एडवर्स ओपिनियन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, कर लिया था। फेयर प्रेजेंटेशन, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, एंड कंप्लायंस के केस में आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यस, हो गई थी, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑल दी बेस्ट।